छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, ये तीनों व्यक्ति कल 17 तारीख को दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन की तैयारियों के सिलसिले में ये तीनों मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ पर उन तीनों नेताओं से बातचीत करने के बाद जो संभावित मुख्यमंत्री का जो उन्होंने खाका तैयार किया है और उस फाइनल निर्णय लेने के बाद अमली जामा पहनाएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में जो 3 मंत्री मौजूद थे उसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि 19, 20 और 21 दिसंबर को सत्र बुलाने की तैयारी की, जिसमें विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद मंत्रिमंडल की भी घोषणा की जा सकती है। अब चर्चा ये चल रही है कि मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जा सकता है। एक आम चर्चा चल रही थी वो अभी तक ये कि जितने भी पुराने दिग्गज हैं, जिसमें खासतौर पे बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल जैसे जो बड़े बड़े नाम है, अजय चंद्राकर, ये सब शामिल रहेंगे उसमें। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाकर लोगों को चौंकाया है, वैसे ही मंत्रिमंडल में विधायकों को जिस तरह से शामिल किया जाएगा उससे भी एक चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि 12 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल होगा, कुल मिला के 13, जिसमें से 3 लोगों ने शपथ ले ली है। अब बचे 10 लोगों को शामिल करने की योजना है। ये माना जा रहा है कि संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से आधे चेहरे नए विधायकों के भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विजय शर्मा पहली बार विधानसभा के चुनाव जीतकर उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, उसी तरह मंत्रिमंडल में भी कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। और नए चेहरों को जगह देने का जब मसला आएगा तब सबसे पहला जो नाम आएगा वो होगा ओपी चौधरी का, जो रायगढ़ से विधानसभा का चुनाव पहली बार जीते हैं। आपको याद होगा कि 2018 में वो प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और 18 के विधानसभा चुनाव में वे उमेश पटेल, मतलब जो खरसे में जो चुनाव लड़े थे उन्होंने, और खरसे में उमेश पटेल के खिलाफ वो चुनाव हार गए थे। इस बार उन्होंने सीट बदली और रायगढ़ से जीतकर वो पहुंचे हैं और उनका नाम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर पहली बार जीते हुए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम संभावितों में से ओपी चौधरी का हो सकता है। और उसके बाद जो अन्य नाम है उसमें देखें हम, उसमें तो साजा से रविंद्र चौबे को हराने वाले एक मामूली से इंसान, मामूली से रिक्शा चालक ईश्वर साहू का भी नाम शामिल हो सकता है। अन्य जो नाम होंगे 3-4, उसमें से वैशाली नगर के तेज तर्रार विधायक रिकेश सेन, जो कि जिस तरीके से वो दिल्ली जाकर के विधानसभा का टिकट लेकर आया और जिस तरीके से उन्होंने 51,000 से वो जीत का दावा किया था, बहरहाल लेकिन 40,000 तो फिर भी जीते। और जिस तरह से उनकी गतिविधियां हैं, जो जागरूकता है, जो उन्होंने तेज तर्रारी का जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से, और उसको देखते हुए लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती कि तेज तर्रारी युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना है तो रिकेश सेन उसमें से एक नाम हो सकता है। इसके अलावा कुछ नाम और है, मैं बात करें जो पहली बार विधायक बने हैं उसमें नीलकंठ टेकाम, जो कि केसकाल विधानसभा से, ये भी IAS लॉबी के हैं और इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट में जीते हैं। और संतराम नेताम को एक मजबूत कैंडिडेट थे, उनको हराकर विधानसभा पहली बार पहुंचे हैं। तो जो पहली बार पहुंचे हुए लोगों में नीलकंठ टेकाम का भी नाम शामिल हो सकता है। इसी तरह कुछ नाम और हैं जिसमें सुशांत शुक्ला जो कि बेलतरा के हैं, गजेंद्र यादव जो दुर्ग अरुण वोरा को हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, और ललित चंद्राकर जिन्होंने दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को हराया है। इनके नामों पर भी चर्चा हो सकती है, सुनवाई हो सकती है कि इनको भी कहीं न कहीं एडजस्ट किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। अब बात करेंगे हम पुराने लोगों के। पुराने लोगों का यदि नाम आएगा तो धर्मजीत सिंह, जो कि कम से कम 4 बार विधायक रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंच रहे हैं। आपको धर्मजीत के बारे में खासियत बता दें कि वो 3 पार्टियों से अलग अलग चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के पहले नेता हैं और शायद देश में भी ऐसे नेता कम होंगे। इसके पहले वे कांग्रेस के टिकट पर कम से कम 3 बार जीत के विधानसभा जा चुके थे, उसके बाद उसमें एक बार वो हारे भी थे। दूसरी बात, पिछले चुनाव में वे जोगी कांग्रेस टिकट पर लोरमी से विधायक बने थे और इस बार उन्होंने टिकट बदली और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जगह बदलते हुए फिर एक बार विधायक पहुंचे। तो इस तरह 3 पार्टियों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचना उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। और इस तरह धर्मजीत सिंह को भी मंत्रिमंडल में उनकी दावेदारी मजबूत होगी। बृजमोहन अग्रवाल का नाम तय माना जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी, कद्दावर नेता है, आज तक उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। इसके अलावा जो अन्य जो नाम होंगे तो बिलासपुर से अमर अग्रवाल और पुन्नूलाल मोहिले में से किसी को जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। इसी तरह महिलाओं की बात करेंगे तो रेणुका सिंह और लता उसेंडी, ये 2 नाम हैं।
इनमें से कोई एक ली जा सकती है, दोनों को भी बनाया जा सकता है। महिलाओं को कितना भागीदारी भारतीय जनता पार्टी देती है, ये उनके खुद के निर्णय हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अजय चंद्राकर की, जो कद्दावर नेता हैं, कुरुद से विधायक जीते हैं, बहुत तेज तर्रार हैं और वो देखना है कि उनको कैसे एडजस्ट कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। और बस्तर की बात करें खासतौर पर, केदार कश्यप पहले भी मंत्री रह चुके हैं। किरण देव पहली बार जगदलपुर से विधानसभा के चुनाव जीते हैं, महापौर भी रह चुके हैं। ये दो नाम भी हो सकते हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो बहरहाल कुल मिलाकर के 10 लोगों को शामिल किया जाना है मंत्रिमंडल में। राम विचार नेताम एक वरिष्ठ नेता जरूर हैं, उनके लिए एक अच्छा पद निसंदेह दिया जाना चाहिए। इस बीच एक बात और कि डॉक्टर रमन सिंह का पहले तय माना जा रहा है कि उनको स्पीकर बनना तय हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ही होंगे, जो कि इस सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक सेवा की। ये माना जा रहा है कि जब सरकार या सत्ता बदलती है तो आईएएस और आईपीएस अफसरों की लाबी में भी काफी बड़ा बदलाव किया जाता है। और इसी संदर्भ में एक चर्चा जो चल रही है, डीजी स्तर के 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। जिन 4 नामों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है पवन देव, उसके बाद अरुण देव गौतम, हिमांशु गुप्ता और एसआरपी कल्लूरी। एसआरपी कल्लूरी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पसंद रहे हैं। बस्तर में उन्होंने बहुत लंबी सेवाएं दी है और इसलिए माना जा रहा है कि इनमें से किसी एक को अगला डीजीपी बनाया जा सकता है और एक दूसरे को स्पेशल डीजी बनाया जाएगा। ये चारों में हम बात करें तो अभी तो जो वर्तमान में डीजीपी हैं वो है अशोक जुनेजा, जो कि 2022 में रिटायर हो गए थे। 2021 में 11 सितंबर को उन्होंने कार्यभार संभाला था। 22 में सितंबर में जब वो रिटायर हुए, उस समय 2 साल के लिए कांग्रेस की सरकार ने उनकी सेवा वृद्धि कर दी थी और उनको 2024 में रिटायर होना था। लेकिन चूंकि सरकार बदल गई है, इसलिए निसंदेह यहाँ भी सेनापति बदले जाएंगे। इसकी कवायद तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये जो 4 नाम हमने आपको अभी बताया, इनमें से किसी एक को नया डीजीपी बनाया जा सकता है। इनमें से अगर देखा जाए तो अरुण देव गौतम का जो नाम है काफी आगे चल रहा है। अरुण देव गौतम जो कि 2027 में जिनको रिटायर होना है, शांत स्वभाव के सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और दूसरे जो एसआरपी कल्लूरी इनका 2031 में इनकी सेवानिवृत्ति होनी है और ये भी काफी तेज तर्रार है अपने कार्यों से, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में शामिल हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि इनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जा सकता है बहुत जल्द। एक नाम और है जिसकी चर्चा के बिना ये खबर अधूरी रहेगी, वो है मुकेश गुप्ता। आपको याद होगा 2018 में सरकार बनते ही जो सबसे बड़ी गाज जो गिरी थी वो मुकेश गुप्ता पर ही गिरी थी और 2019 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको निलंबित कर दिया गया था और वो कई बार वो देखा जाए तो छिपे उन्होंने अपना पूरा काफी लंबा समय बिताया और उन पर कई तरह के प्रशासनिक अटैक भी हुए। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने उनके निलंबन को वापस कर दिया था, लेकिन कई तरह के आरोप चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने लगा दिए थे, जिसलिए वो अज्ञातवास में चले गए थे। अभी इसी साल 30 सितंबर को मुकेश गुप्ता की रिटायरमेंट हो चुकी है, सेवानिवृत्ति हो चुकी है। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि मुकेश गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के काफी करीबी रहे थे और ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार की जो गाज इसीलिए उन पर गिरी थी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त अफसरों में से एक थे। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, इसलिए यह माना जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से अफसरों को सेवानिवृत्ति संविदा में देने का एक रिवाज चल पड़ा है, मुकेश गुप्ता की भी संविदा नियुक्ति में वापसी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो उन्हें मुख्यालय में ओएसडी बनाया जा सकता है या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय में उनको संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। बहरहाल सरकार क्या फैसला लेती है, इन सबकी निगाहें रहेंगी। क्या मुकेश गुप्ता की फिर वापसी होगी? पिछले लगभग 5 दिनों से जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चार्ज संभाला हुआ है, बल्कि ये कहा जाए कि उसके पहले से भी वैशाली नगर के विधायक बनने के बाद रिकेश सेन जो है खूब चर्चा में है अपनी कार्यशैली को लेकर के। पिछले दिन उन्होंने जिस तरीके से ओयो के होटल्स बंद कराए, जिस तरह से उन्होंने खुले मांस मछली मटन विक्रय पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए नगर निगम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, उससे वो चर्चा में लगातार चर्चा में है और उस पर एक बार फिर नई किस्म की चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने वैशाली नगर क्षेत्र के तमाम तालाबों का सौंदर्यीकरण करने की ठान ली है और इसके लिए वे 2 दिन के प्रवास पर अहमदाबाद चले गए हैं। उनके साथ निगम के कुछ अधिकारियों की टीम गई है, कुछ आर्किटेक्ट गए हुए हैं और ये वहां जाकर कांकरिया झील का अवलोकन करने गए हैं। आपको याद होगा कि कांकरिया झील वो है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें जिस ढंग से उस तालाब को सजाया और संवारा गया है, रिकेश सिंह चाहते हैं कि वैशाली नगर में उनके जो विधानसभा क्षेत्र के तालाबों का सौंदर्यीकरण उसी स्तर का हो और इसलिए उसको नजदीक से देखने के लिए वो अपनी पूरी टीम लेने के लिए रवाना हो गया। जाने से पहले उन्होंने बाकायदा अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, आम जनता से 2 दिन की छुट्टी का निवेदन किया और कहा कि मैं 2 दिन बाद फिर आपकी सभा में वापस आ जाऊंगा। बहरहाल अब सबको इंतजार है रिकेश सिंह की वापसी का। 2 दिन बाद जब वो आएंगे तो कांकरिया झील का निरीक्षण अवलोकन करने के बाद आने वाले समय में हम देखेंगे इस बात को कि वैशाली नगर के तालाबों का सौंदर्यीकरण वो किस तरह से करते हैं। और जिन तालाबों की बात वो कर रहे तो उसमें भेलवा तालाब जो कि नेहरू नगर का है, संजय नगर का जो रोड के किनारे कई
कम से कम 20 साल पुराना तालाब है जो कि आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। रिकेश सिंह का कहना है कि करोड़ों रुपए इन तालाबों में लगा दिए गए हैं, लेकिन जैसे सुंदरता, जैसा सौंदर्य दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, और इसलिए खास तौर पर उन्होंने आज अहमदाबाद की रवानगी की कांकरी झील को देखने के लिए। एक खबर और, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के एक वर्चुअल संवाद किया और छत्तीसगढ़ में यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, और उसके अलावा यहाँ के प्रमुख नगरों में भारतीय जनता पार्टी के अन्य मंत्री और विधायकों ने अपने अपने जिलों में मोर्चा संभाला और डायरेक्ट प्रधानमंत्री से संवाद की स्थितियां पर बनाई। आइए देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक छोटी सी झलक। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारी खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें, हमारी खबरों को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।